मास्टर दीनानाथ अपनी पुरानी एटलस साइकिल के पैडल मारते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। वे पास के ही कस्बे बिशनपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। आज स्कूल के कुछ कागजी काम निपटाने में देर हो गई थी। उनकी साइकिल की चेन रह रहकर चर चर की आवाज कर रही थी, जो उस खामोश रात में किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। दीनानाथ जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर का कारण सिर्फ अंधेरा नहीं था, डर का असली कारण था काली पहाड़ी का वो पुराना रास्ता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि काली पहाड़ी के मोड़ पर खड़ा वो सदियों पुराना बरगद का पेड़ शापित है। लोग दिन में भी वहां से गुजरने से कतराते थे और दीनानाथ जी को तो आज रात के इस पहर वहां से गुजरना था। जैसे ही उनकी साइकिल बरगद के पेड़ के करीब पहुंची, अचानक हवा का रुख बदल गया। कोहरा और घना हो गया, जैसे किसी ने सफेद पर्दा गिरा दिया हो। साइकिल की टूटी फूटी लाइट की रोशनी बमुश्किल 2 कदम आगे तक जा पा रही थी। तभी एक अजीब सी महक उनकी नाक से टकराई। रात रानी के फूलों की खुशबू, जो इस कड़ाके की ठंड में खिलते ही नहीं है। साइकिल रोकिए बाबूजी। एक महीन दर्द भरी आवाज कोहरे को चीरती हुई आई। दीनानाथ जी के हाथ ब्रेक पर अपने आप कस गए। साइकिल रुक गई। सन्नाटा और गहरा हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर घुमाया। कौन है? उनकी आवाज गले में ही अटक गई। बाबूजी, थोड़ी मदद कर दीजिए। टॉर्च की रोशनी सड़क के किनारे थी। वहां बरगद की जटाओं के पास एक युवती खड़ी थी, लाल साड़ी पहनी हुई, घूंघट थोड़ा नीचे तक। दीनानाथ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस वीराने में इतनी रात गए एक अकेली औरत। बेटी, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कौन हो तुम? दीनानाथ जी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो युवती धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाबूजी, थोड़ी मदद कर दीजिए। बाबूजी, मुझे घर जाना है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरे पास आएंगे? दीनानाथ जी एक शिक्षक थे। किसी की मदद करना उनका धर्म था। उन्हें लगा शायद कोई मुसीबत की मारी है। वे साइकिल खड़ी करके उसकी ओर बढ़े। घबराओ मत बेटी, बताओ क्या हुआ है। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, हवा का एक झोंका आया और युवती का घूंघट उड़ गया। दीनानाथ जी की रूह कांप गई। उन्होंने जो देखा वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। चेहरा नीला पड़ा हुआ था। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और गले पर कुल्हाड़ी के गहरे घाव से ताजा खून रिस रहा था। बचाओ! दीनानाथ जी के हलक से चीख निकली। बाबूजी, मेरा अंतिम संस्कार करवा दीजिए ना। मेरी लाश वहां लटकी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने अपनी उंगली ऊपर बरगद की डाल की तरफ उठाई। दीनानाथ जी ने न चाहते हुए भी ऊपर देखा। वहां घने कोहरे के बीच उसी लाल साड़ी में लिपटी एक लाश फांसी के फंदे पर झूल रही थी।
दीनानाथ जी का दिमाग सुन्न हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। अगली शाम रामपुर के बस स्टैंड के पास भोला की चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, मास्टर दीनानाथ का पागल हो जाना। सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए काली पहाड़ी पहुंचे तो वे बेहोश मिले थे। होश में आने के बाद से वे बस एक ही रट लगाए हुए थे, वो लाल साड़ी वाली, वो बरगद का पेड़। चाय की दुकान पर 4 दोस्तों का गुट बैठा था, विक्रम, समीर, पिंटू और राघव। विक्रम शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके लौटा था। विज्ञान और तर्क पर उसका अटूट विश्वास था। वो भूत प्रेत की बातों को जाहिलों का वहम मानता था। अरे छोड़ो यार, दीनानाथ जी बूढ़े हो गए हैं, बीपी बढ़ गया होगा, ठंड लग गई होगी तो मति भ्रम हो गया। अब पेड़ पौधों में भी तुम्हें भूत दिखने लगेंगे तो हो चुका इस देश का विकास। समीर, जो थोड़ा डरपोक किस्म का था, बोला, नहीं भाई, मजाक मत उड़ा। काली पहाड़ी की कहानियां आज की नहीं है। मेरे दादाजी भी बताते थे कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। वहां रात को जाना मौत को दावत देने जैसा है। राघव, जो इस गुट का सबसे शांत और समझदार लड़का था, उसने धीरे से कहा, विक्रम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। हर चीज का सबूत नहीं होता भाई। विक्रम हंसा, एक व्यंग्यात्मक हंसी। राघव, तू भी? यार, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, तू भी इन अनपढ़ों वाली बातों में आ गया? मैं शर्त लगा सकता हूं कि वहां कोई भूत वूत नहीं है। तभी पिंटू ने, जो माहौल को गर्म करने में माहिर था, कहा, अच्छा तो लगा ले शर्त। अगर तू आज रात ठीक 12 बजे उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर एक कील ठोक कर आ जाए तो हम मान लेंगे कि भूत नहीं होते। और अगर तू डर के भाग आया तो तुझे पूरे गांव के सामने मानना पड़ेगा कि तू गलत था। विक्रम का अहंकार जाग उठा। मंजूर है, आज रात ही जाऊंगा और तुम सब भी छुप कर देखना। मैं साबित कर दूंगा कि वो सिर्फ एक पेड़ है और दीनानाथ जी सिर्फ एक डरे हुए बूढ़े आदमी। मत जा विक्रम, जिद छोड़ दे, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। राघव की आवाज में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो किसी अनहोनी को पहले से देख रहा हो। लेकिन विक्रम ने हाथ झटक दिया। तू डरपोक है तो घर में बैठ राघव, मैं जाऊंगा। राघव ने उसे रोकने की और कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, ठीक है, हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात के 11:30 बज चुके थे। विक्रम हाथ में एक लोहे की कील और हथौड़ा लिए काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसके तीनों दोस्त समीर, पिंटू और राघव काफी पीछे झाड़ियों की आड़ लेकर चल रहे थे ताकि विक्रम को पता न चले। लेकिन वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। जैसे जैसे विक्रम बरगद के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, उसका तर्क डगमगाने लगा था। जंगल की खामोशी सामान्य नहीं थी, झिंगुरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी धुआं की तरह बिखर रही थी। अचानक विक्रम को लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। गीली मिट्टी पर नंगे पैर चलने की आवाज। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कौन है वहां? कोई नहीं था, सिर्फ हिलते हुए पत्ते और कोहरा। वहम है, सब वहम है। विक्रम ने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। बरगद का पेड़ अब सामने था, विशाल, काला और डरावना।
उसकी जटाएं किसी डायन के खुले बालों की तरह जमीन को छू रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके पेड़ के तने पर कील रखी और हथौड़ा उठाया। इतनी जल्दी क्या है बाबूजी? अभी तो रात बाकी है। उसके ठीक बगल में पेड़ की आड़ से एक चेहरा झांक रहा था। वही सड़ा गला चेहरा, लटकती हुई जीभ और लाल आंखें। विक्रम की चीख निकल गई। हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया। वो पीछे हटा और गिर पड़ा। उसने देखा कि वो औरत हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। मेरा दर्द बांटोगी नहीं बाबूजी? वो जान बचाकर उल्टे पैर भागा। बचाओ समीर, राघव, बचाओ! तभी उसे सामने से अपने दोस्त आते दिखाई दिए। भागो भागो यहां से, वहां भूत है, सच में भूत है। समीर और पिंटू ने उसे संभाला। शांत हो जा भाई, हम है ना। नहीं, तुम नहीं समझ रहे, वो मेरे पीछे है, चलो यहां से। विक्रम रोने लगा था। तभी उन सब के बीच खामोशी छा गई। विक्रम ने महसूस किया कि समीर और पिंटू की नजरें उसके पीछे टिकी हैं, लेकिन डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से सदमे से। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां राघव खड़ा था, लेकिन वो राघव वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो चाय की दुकान पर था। उसका रंग पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे, और सबसे भयानक बात, राघव के पैरों के पास जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। राघव, तू वहां उस औरत के पास क्या कर रहा है? राघव उस चुड़ैल के बगल में खड़ा था। वही डरावनी औरत अब शांत खड़ी थी। उसका रूप अब डरावना नहीं, बल्कि बेहद दुखद लग रहा था। राघव ने एक फीकी दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा, विक्रम, तूने मेरी बात नहीं मानी ना? मैंने कहा था मत आया। समीर और पिंटू, जो अब तक विक्रम के पीछे थे, थर थर कांपते हुए बोले, विक्रम, हमें तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज से 1 महीने पहले राघव गायब हो गया था। गांव वालों को लगा वो शहर भाग गया है, लेकिन विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? राघव की आत्मा ने बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज अब हवा में गूंज रही थी। हाँ दोस्त, मैं अब इंसानों की दुनिया में नहीं हूं। ये जो मेरे साथ खड़ी है, ये मीरा है, मेरी मीरा, और हम दोनों अब बस यादें हैं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब चाय की दुकान पर जो मेरे साथ बैठा था, वो मेरी आत्मा थी विक्रम। राघव ने कहा, मैं तुम्हें यहां इसलिए नहीं लाया कि तुम्हें डरा सकूं, बल्कि इसलिए लाया ताकि तुम हमें इंसाफ दिला सको। तुम ही मेरे सबसे समझदार दोस्त हो, मेरी मदद करो। अपने जिगरी यार को इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बता राघव, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने किया ये सब? राघव और मीरा की आत्माओं ने अपनी दर्दनाक दास्तान सुनानी शुरू की। मीरा गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह की बेटी नहीं, बल्कि उनकी एक दूर की रिश्तेदार थी, जो उनके घर में अनाथ की तरह पल रही थी। लेकिन ठाकुर की इज्जत और अहंकार बहुत बड़ा था। जब उन्हें पता चला कि उनकी घर की लड़की एक साधारण किसान के बेटे से प्यार करती है, तो उनका खून खौल उठा। उस काली रात ठाकुर के गुंडों ने इसी बरगद के पेड़ के नीचे पकड़ लिया था। ठाकुर ने हम पर रहम नहीं किया। मीरा गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस शैतान ने अपनी तलवार से मीरा का गला मेरे सामने काट दिया। और जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे भी मार डाला और हमारी लाशों को इसी पेड़ के नीचे गड्ढे में गाड़ दिया, ताकि दुनिया को लगे कि हम भाग गए। मीरा की आत्मा आगे आई। विक्रम भैया, हमारी आत्मा यहाँ कैद है। वो ठाकुर आज भी जिंदा है, अपनी हवेली में आराम से सो रहा है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी।
हमारा शरीर इसी पेड़ की जड़ों के नीचे दबा है। हमारा अंतिम संस्कार करवा दो भैया। तीनों दोस्त विक्रम, समीर और पिंटू पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी नसों में अब डर नहीं बल्कि बदले की आग दौड़ रही थी। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब वही आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार वह अहंकार का नहीं बल्कि न्याय का था। तेरी कसम राघव, विक्रम ने कसम खाई। सूर्योदय से पहले उस ठाकुर का सच सबके सामने होगा और तेरा अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होगा। विक्रम ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने समीर को पुलिस स्टेशन भेजा क्योंकि विक्रम के पिता शहर में डीएसपी थे और विक्रम ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पिंटू को गांव वालों को इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। विक्रम खुद हवेली की तरफ बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे। ठाकुर बलदेव सिंह अपनी आलीशान हवेली के कमरे में सो रहा था। अचानक खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। ठाकुर बड़बड़ाते हुए उठा। कौन है? कमरे के कोने में अंधेरे से राघव की आकृति उभरी, खून से लथपथ, आंखों में अंगारे लिए। पहचाना ठाकुर? राघव की आवाज कमरे में गूंजी। ठाकुर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नहीं, तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से गाड़ा था। पाप कभी मरता नहीं ठाकुर। मीरा की आवाज दूसरी तरफ से आई। ठाकुर पागलों की तरह चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो हवेली के गलियारों में भाग रहा था। वो भागते भागते हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने विक्रम खड़ा था और उसके पीछे पूरा गांव और पुलिस की जीप। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर, सुन लिया आपने? इसने अभी कबूला कि इसने मारा है। दरअसल विक्रम ने अपना फोन चालू करके स्पीकर पर रखा था और वो पुलिस के साथ लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठाकुर का डर से पीला पड़ा चेहरा ही उसका सबसे बड़ा सबूत था। पुलिस ने ठाकुर को हथकड़ी लगाई। गांव वाले जो बरसों से ठाकुर के जुल्म सह रहे थे, आज निडर होकर उसे कोस रहे थे। अगली सुबह कोहरा छट चुका था। सूरज की पहली किरणें काली पहाड़ी पर पड़ रही थी। पुलिस और गांव वालों की मदद से बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की गई। वहां 2 नरकंकाल मिले। पूरे विधि विधान के साथ राघव और मीरा का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही लपटें उठी, धुएं के बीच 3 दोस्तों को 2 आकृतियां दिखाई दी। राघव और मीरा अब खून और जख्मों से मुक्त थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर अपने दोस्तों को अलविदा कहा और धीरे धीरे की रोशनी में विलीन हो गए। तुझे पता है विक्रम, समीर ने भारी आवाज में कहा, आज तू शर्त हार गया। भूत होते हैं। विक्रम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ यार, मैं हार गया, लेकिन खुशी है कि मेरा दोस्त जीत गया। उस दिन के बाद से काली पहाड़ी पर फिर कभी किसी को डर नहीं लगा। बरगद का वो पेड़ अब डरावना नहीं लगता था।